अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नॉवल पढ़ रहे थे दहशत वहशत, जिसकी राइटर है महविश अली। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। वो सुबह जल्दी जल्दी से वहां से निकला। इसने फ्लाइट की बजाय रात ही ड्राइविंग से ही कराची के लिए सफर किया। अभी फजर की अजानों से कबल वो कराची पहुंचा था। मजीद 30 मिनट की रैश ड्राइविंग के साथ वो आलम विला के सामने गेट पर रुककर डिवाइस चेकिंग के बाद गेट अनलॉक हुआ। वो गाड़ी सफेद मार्बल के फर्श पर चला था। पोर्टिकियो में आकर रुका और गहरा सांस भरा कि वक्त से पहले पहुंच चुका था। शुक्रिया। वो आसमान को देखकर सरशारी से मुस्कुराया। घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ जहां हर सो खामोशी छाई हुई थी। वो फ्रेश हुआ, थोड़ी देर लेटा और फिर मोबाइल को देखा, पर इसका कोई रिप्लाई, कोई जवाब नहीं मिला था। अल-लिसिंग दिल जानम, वो बड़बड़ाता वहां बेड से उठा और फजर की नमाज के लिए घर से निकला। इसके साथ दाद बेदार हो गया था। अल सुभान अल्लाह, सर पर टोपी पहने। जब दाद को देखा तो इसके मुंह से भी साख्ता निकला। चुप कर जाली अरबी। वो हंसकर इसे झड़क उठा। आरिफ भी हंस पड़ा। वैसे आज सूरज कहाँ से बेदार हो रहा है? इसने साथ चलते आबरू उठाई। जहां से कुछ देर बाद तेरा रुख होगा, वो मायनी खेजी से बोला। आरिफ नासमझी से इसे देखा। इसे अपनी ही तरंग में देखकर वो सर झटक गया। कुछ सवेरे नहीं पहुंच गया? दाद ने टोका मारा। तब तंजिया जताकर आरिफ ने घूरी मारी। अपनी बारी तो बड़ा तावला हो रहा था, अब मेरी बारी पर तंज कर रहा है, औरतों की तरह, इसने चुपते लहजे में कहा। एक पल के लिए दाद खस आ गया, पर वो दादी क्या जिस पर जरम ज्यादा देर ठहरे। अबे चल ना, जानता हूं तुझे आया बड़ा, एक बात तो मान ले, मैं इतना उतावला नहीं हुआ, इसने झुटलाया। आरिफ नफी में सर हिलाता सर झटक गया और इसके साथ हल्की फुल्की बातों में मस्जिद पहुंचे। फजर नमाज अदा करने के बाद जब आरिफ ने हाथ उठाए तब इसने अपनी हथेलियों की लकीरों को देखते हुए इनमें से इसका चेहरा ढूंढना चाहा। बस इतनी सी दुआ है, अपने हाथ में इसका हाथ थामकर आपके घर आना चाहता हूँ, मेरी दुआ कबूल फरमा दीजिए। वो सच्चे दिल से बोला। इश्क आफत, इश्क जालिम, इश्क तेरी किताब आंखें, इश्क मुनकिर, इश्क बातिल, इश्क वो जल शराब आंखें, इश्क लैला, इश्क हानी, इश्क मौजूद, इश्क फानी, इश्क लाजिम, इश्क मुलजिम, इश्क हाजिर जवाब आंखें, इश्क दुनिया, इश्क फरदा, इश्क आदम, इश्क ईसा, इश्क दरिया, इश्क सहरा, इश्क खाना खराब आंखें, इश्क जुल्फें, इश्क चेहरा, इश्क पलकें, इश्क लहजा, इश्क बातें, इश्क आवाज, इश्क वो लाजवाब आंखें, इश्क गजलें, इश्क नगमे, इश्क नज़में, इश्क किस्से, इश्क अल्फाज, इश्क लहजे, इश्क दो महताब आंखें, इश्क गालिब, इश्क हाली, इश्क मोमिन, इश्क फानी, इश्क साहे, इश्क समंदर, इश्क इसकी शबाब आंखें, इश्क चलना, इश्क हंसना, इश्क मुड़ना, इश्क खोना, इश्क झुकना, इश्क उठना, इश्क वो निकाब आंखें। वो तलावत के बाद जब उठी तब फिर से इस टोन पर मोबाइल उठाया और पैगाम पढ़कर बेबस साकित हो गई। क्या मुझे ऐसे सताएगा? कितनी बेबस थी इसकी सोचों में जिसका वो अंदाजा नहीं लगा सकता था। क्यों इसके इश्क में हायल हो रहा था? ये कैसा दीवानापन था इसका? हर चीज से नजरें फेरे बस इस तल में रेत की मानित बिखरने को तैयार था। ये पागलपन नहीं तो और क्या था? क्या ये भी एक इश्क था? वो सोचकर झुरझुरी ले उठी और हरासा से इस रूह लर्जा खेज सोचों से सर झटकते तस्बीह की तरफ मुतवज्जो हो गई और फिर जैसे दुनिया ही से गाफिल थी। आंखों से सिर्फ एक चमक, एक नूरानी रोशनी थी, जैसे इसे अपनी मंजिल मिल गई हो।
जो आरिफ को समझ नहीं पा रहा था बल्कि इसके पीछे भाग रहा था, जो खुद इस पाक जात के इश्क में पोर पोर डूब चुकी थी। और फिर रब इसे क्यों ना खींचता अपनी तरफ, जबकि इसकी प्यारी बंदी ने इतनी अजीतों के बाद भी कभी इससे शौकी नहीं हुई थी, ना ही कोई शिकवा शिकायत की। वही तो अल्लाह का प्यारा बंदा मोमिन होता है, जो हर हाल में इसे याद रखता है और इसकी रस्सी को मजबूती से थामे चलता है। जो हावी होने लगी थी आरिफ की सोचें, वो भी जाने कहाँ सोई थी, बल्कि वो पककर कुंदन में बदल गई थी। पर अभी तो एक और को बेबानी लाजिमी थी। वो जब लौटे तो उन्होंने घर से निकलते आलम को ट्रैकिंग सूट, कान में लगे आले के साथ इनके सलाम के जवाब सर हिलाकर देते हुए निकलते आलम को देखा। दांत का शरारत सूझी। वो देख, तेरा साला जा रहा है, इसने खबासत से कहा। अरे बुरी तरह झनक गया और इसे झनकते देखकर वो फलक शफाफ कहका लगा उठा। वैसे मुझे बेगैरतों का शर्माना बड़ा लुत्फ देता है, वो हंसते हुए बोला। तो आरिफ भी कहका लगा उठा, जिसके साथ दांत के कहकों में तेजी आ गई। मान आरिफ ठटका, इसका जुमला समझ में आया। तेरे इस कमीनेपन से इब्लीस जरूर मुतासिर होता होगा, वो झलबुल कर बोला। कमर में एक घूसा जड़कर अंदर की सिमत बढ़ गया जब पीछे कराहते दांत ने क्या हाँक लगाई। बच्चे, हम दरवेशों से पंगा बहुत महंगा पड़ सकता है। हम अल्लाह लोग हैं, बस किसके लिए मुंह से बददुआ निकल जाए फिर पछताते रहो जिंदगी भर। इसकी दरवेशाना ख्यालात पर आरिफ एक जोरदार कहका लगा उठा। वो साथ इस वक्त लॉन में चहलकदमी कर रहे थे। मुलाजमा दोनों को चाय का कप थमाकर जा चुकी थी। लो, दाद ने एक खुद थाम कर दूसरे से थमाया। खिलाफत वक्त इसने सर नफी में हिलाकर स्पोर्ट से अंदाज में इनकार कर दिया। नहीं यार, दिल नहीं कर रहा अभी कुछ भी खाने को, इसने साफ इनकार करते बोंगा बहाना तराशा। चल बकवास ना कर, ये बहाने इसके सामने कर जो तुझे जानता ना हो। ले पकड़ और दिमाग ना खा, बड़ा आया कुछ ना खाने वाला। दाद ने रोब और गुस्से से कहते इसके हाथ में जबरदस्ती कप थमा दिया। और दाद इसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ था। वो कॉफी तो नहीं, चाय का शदीद शौकीन था और ये भी जानता था शाम और रात वो बगैर चाय या कॉफी के ना सोता था और ना ही इसकी सुबह बेदार होती थी। अगर रात को ना पीता तो सर दर्द इसे सोने ना देता, अगर सुबह सवेरे ना पीता तो बेसुकूनी थकन दिमाग पर सवार रहती। और वो बला का ज़हीन था। इसकी रूटीन इसके खानों की आलम खुद सख्ती से मुलाजमीन को हिदायत देता था। इसे कभी बगैर खाने पीने के सोने नहीं दिया था। इसके शदीद तलब होने के बावजूद इसे कभी सिगरेट या ऐसी बुरी चीज़ों का आदी बनने नहीं दिया था, जो आम हालात में अक्सर नौजवान नस्ल आदी हो जाती है इन नशों की। बल्कि दाद खुद कभी कभार सिगरेट के चंद कश लगा लेता था। पर आरिफ के एक दफ़ा पीने पर आलिम के पकड़ ले जाने पर इसे दूसरे दिन कई मील लॉन्ग मार्च ली गई थी। और इसके बाद इसने कानों को हाथ लगाया। खुदा कसम, मेरे बाप की तौबा, जो मैंने कभी सिगरेट को भी छुआ, इसने अपने बूट से पाँव निकालते कराहते हुए कहा। दाद और मुस्कान बड़े महसूस हो रहे थे, पर जब इसके बूट में मुकीम पाँव को देखा तो बेचारे पर तरस आ गया इन्हें। मुस्कान हस्बे आदत वहां भी तंज से बाज नहीं आई थी, पर आरिफ उर्फ अजल का वो पहला और आखिरी ही कश था जो इसे लॉन में पीते हुए ऊपर खिड़की से रात के वक्त आलम ने देखा था। इसके बाद इस कदर सख्त पनीश पर इसके अब्बा दादा तौबा ताबी कर चुके थे कि वो ऐसे चीज हरगिज नहीं अपनाएगा। ये चाय की लत इसकी गैर मौजूदगी में लगी थी। अब तक इससे खुफिया थी या नहीं, बहरहाल इसने एक एहसन तरीके से इनकी परवरिश की थी, जहां वो न कभी इसके किरदार में झोला ने दिया था और न ही इनकी आदतों में। इसने दो कमसन लड़के लड़की की जिम्मेदारी उठाई थी और आज इन्हें इस काबिल अपने पांव पर खड़ा किया था कि वो 2 मिनट में दुनिया को हिला सकते थे। इन्हें ताकतों के साथ एक एतमाद, एक जायज गुरूर दिया था अपनी जात के लिए कि वो सुरखरू थे अपने किरदार के सामने। वो एक कोठे की औलाद होने के बावजूद किरदार में महकते गुलाब थे। ना कभी इनके कदम बहके थे और ना ही इनके सरपरस्त की मौजूदगी में इनकी ये जुर्रत हुई थी, क्योंकि इसकी तरबियत वो भूले नहीं थे। इनके मसीहा ने भी तो एक लड़की को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया था और खूबसूरती से, चाहे हालात कैसे भी थे, पर वो इसके हक में बेहतर थे। इसका किरदार एक मिसाल था कि दोनों कीचड़ में कवल का फूल बनकर महकते थे और अपनी महक जज्बात सिर्फ एक अपनी शरीके हयात के लिए महफूज कर लिए।
इसने बेख्याली बदीली से कप लबों से लगाए, एक सिप भरा और जब चाय का गर्म लम्स और इस लम्स में मौजूद एहसास के इसके रगो दिल में हलचल भरपा कर गया और वो चौंक उठा। दफातन हैरत की शदीद जेर असर दूसरा घूंट भरा, वही लम्स, वही जायका, सबसे बढ़कर वही एहसास। कब से उठती इसके हाथों की महक इसके हवासात पर छाई तो वो जूद में एक खुशगवार झोंका पड़ा। अंग अंग सरशारी से गुनगुना उठा और लबों पर गहरी मुस्कुराहट, जबकि खुशी के मिले जुले तासुरात से इसकी शहद रंग आंखें सुकड़ गईं। खैरियत बेटा? अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है। दाद जो इसके अंदाज में कब की बुझी बुझी उदासी महसूस कर रहा था, इसके लहजे की लड़खड़ाहट एक अलग किस्सा बता रहा था। दफातन यूं अचानक इसकी शहद आंखें चमक, लबों पर शरीर मुस्कुराहट, अलग कुछ अनोखा सा किस्सा बयान करने लगी, जो दाद को काफी भली लगी कि इसने दिल से इसकी खुशियों की दुआ मांगी। वो खूबसूरत था, पर इस अनोखे अंदाज, शरीर, मुस्कुराहट, सुकड़ी शहद रंग जैसी चमकती आंखों ने अलग ही वजाहत बख्शी और वो बहुत खूबरू लग रहा था। एक मुद्दत से महफिल में मेरा कहका नहीं गूंजा, एक मुद्दत से महफिल में मेरा कहका नहीं गूंजा, एक मुद्दत से यार को मेरी खामोशी का दुख है। इसकी मुदाखलत पर वो मुस्कुराता मतवज्जो हुआ और कप लबों से लगाया वो एक हाथ से थामे बिखरे बाल सवार कर गुनगुनाया और फिर दोनों ने मायनी खेजी से एक दूसरे को देखते कहका लगा उठे। बड़ी कोई खबीस रूह है तू। चंद घूंट में कप की सारी चाय अपने सीने में उतार कर इसने कप ट्रे में रखा और धप जड़ते दांत कचकचाए। अब ऐसा भी नहीं, एक मौकिल 400 जिन कब्जे में किए हुए हैं। अच्छा, कोई ऐसा वैसा दरवेश नहीं हूँ। दाद ने तवखरे और गुरूर से कॉलर झटका और अपनी मगरूर खड़ी नाक की नोक से जैसे मक्खी उड़ाई। हाँ, एक बोनी देख चुका हूँ। आरिद ने कहका लगाते शगुफा छोड़ा। बड़ा मायनी खेस कहका था, मतलब वो इसकी बोनी को जिनों से तशरीफ दे रहा था। वो अपनी बोनी के बाबत कहाँ बकवास बर्दाश्त कर सकता था। गुर्रा उठा। मैं तुम्हारी लाश गटर में फेंक दूंगा, खबीस भटकी मनहूस रूह। अगर तूने इसके बारे में कुछ कहा तो। इसके पीछे भागते हुए इसे मारने के दर पे था। खिड़की में पर्दे की आड़ में खड़ी सिमी इसका खिलखिलाता चेहरा देखकर जैसे पुरसुकून हो गई। इसके असाब से भारी बोझ हटा और वह सुदा सी मुस्कुराई। शानों पे किसके अश्क बहाया करेगी आप? रूठेगा कौन? किसको मनाया करेंगी आप? वो जा रहा है, सुबह मोहब्बत का कारवां। अब शाम को कहीं भी ना जाया करेंगी आप। अब कौन खुद परस्त सताएगा आपको? किस बेवफा के नाज उठाया करेंगी आप? पहरों शब फिराक में तारों को देखकर शक्लें मिटाना के बनाया करेंगी आप। गुमनाम उलझनों में गुजरेगी रात दिन, बेकार अपने जी को जलाया करेंगी आप। अब लज्जते समात रहरू के वास्ते ऊंचे सुरों में गीत ना गाया करेंगी आप। वो मैसेज ढूंढ के साथ जो पास आई धक तक दिल सुर्ख चेहरे के साथ स्माइया अरब को देखती रह गई तो गोया वो इसे खिड़की से दिख चुका था। तभी तो इसकी आंखें सुकड़ी थी। सोचकर इसका पोर पोर पसीना हो गया, जबकि चेहरा मुतगैर। वो सुधरने वाली रूह ही कहाँ थी जो सुधर जाए। वो अपने काम तलर से हाथों से जूस का गिलास थामे जेब से तवीज निकालता धक धक करते सीने के साथ इसे देखने लगा। इसने बेबसी से फिर मुड़कर पीछे देखा जहां दाद इसकी चौकीदारी में बॉडीगार्ड बना बैठा था। यार बहुत मुश्किल, इसे भनक पड़ गई, मेरी एक हड्डी सलामत नहीं रहेगी। इसने दुख और खौफ से और बेबसी के मिले जुले कैफियत से दो चार होकर कहा। दाद का दिल की अपना सर पीट ले, कब का नखरे बर्दाश्त कर रहा था इसके, जैसे वो अपनी सिमी के लिए फ्री में कर रहा हो। वो तो तेरी बेटा वैसे भी नहीं रहेगी। इसने दांत कचकचाकर और हाथों की मुट्ठियां भींची। अगर तूने करना है तो कर, फालतू में वक्त बर्बाद ना कर। वो आ गया और तेरे हाथ में तेरी प्यासी महबूबा मौत का खत देख लिया ना कि वह तेरे फ्राक में तारीख से कब्र में बाहें फैलाए आहें भर रही हैं। तू कसम ले ले, सईद इतना रहमदिल है कि एक सेकंड नहीं लगाएगा तुझे इस प्यासी महबूबा के पास भेजने में। साथ मेरा टिकट फ्री में लग जाएगा।
वो डुबो डुबो कर मार रहा था और आरिफ खसिया गया। बहुत खतरनाक फीलिंग्स आ रही हैं यार, मोमिन बनाया। चल दफा होते, नजर आ फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है कमीने, मुझे मीटिंग के लिए लाहौर जाना है। वो नीचे आवाज में घुराया। वहां से जाने ही लगा था कि आरिफ ने एक जिस्म ही से झगड़ा। ऐसे कैसे यार, तेरे जैसे दोस्तों किस्मत से मिलते हैं। कर रहा हूं ना, बस तू मुझे ये बता, ये असर तो करेगा ना आलम पर? आलम को कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना? इसने अपना खदशा डरते डरते बयान किया, क्योंकि दाद का मूड ऐसा खूनखार तो अभी शहीद कर देगा। आरिफ, मेरा दिल कर रहा है तेरे ये भूसे नुमा सर फाड़ दूं और पप्पी को खिला दूं। तुझे क्या लगता है हमारे तवीज आलम को नुकसान पहुंचाएंगे? या मैं ऐसा रिस्क ले सकता हूं? एक बात कान खोल कर सुन, जितना तू आलम को चाहता है इतना मैं भी। मैं तुझ पर सब कुछ सह सकता हूं, पर आलम पर नहीं। वो सख्त स्पॉट लहजे में कहकर रुख फेर गया। आलम उलझी नजरों से इसके सर तासरात वाले चेहरे को देखने लगा कि जैसे कुछ गड़बड़ की बू आने लगी। अब ये कुत्ते के काम बंद कर और जाकर इंसान के काम सर अंजाम दे, वरना अगर आलम ने देख लिया तो सीधा निकल जाओगे और हाथ मलते रहना। तो इसे वहीं खड़ा देखकर चढ़ दौड़ा के आरिफ झुंझला गया। जा रहा हूं, भौंक क्यों रहे हो? सख्त खुशी डालते वो मुड़ा। माने से एहसास हुआ कि वो सिर्फ इसकी मदद नहीं बल्कि खुद को भी रिस्क में डाल रहा था। सिर्फ इसके लिए इसे शर्मिंदगी हुई। इसे इस लहजे में इससे बात नहीं करनी चाहिए थी, और वो जो कर रहा था वो इसके फायदे और जिंदगी की खुशियों के लिए ही तो था, ना कि इसके खुद के लिए। इसे एहसास होता वो मुड़ा, बाहर की तरफ देख रहा था और आरिफ इसे सुन, इसकी पुकार पर चौंक कर इसे देखा। जब आरिफ ने फ्लाइंग किस भेजी मेरे सबसे प्यारे यार के लिए, इसने कहा तो दाद मोहब्बत से हंस पड़ा, बल्कि दिल से इसकी मोहब्बत पर मशहूर हुआ। चल अब शर्मिंदा न कर, काम कर जल्दी, इसने हंसते हुए झिड़का और आरिफ हंसकर सर हिलाता जूस बनाने लगा। फ्रेश फ्रेश जूस गिलास में लेते वो कप पाते हाथों से ट्रे में रखता खुश खलक तर करने लगा। कभी सोचा नहीं था आलम को मनाने के लिए तवीज का सहारा लेना पड़ेगा, इसने दिल में मस्कीनी से कहते जब मोटा सा तवीज निकाला। सफेद कागज, ऊपर प्लास्टिक पर धागे लिपटे हुए थे। इसे ये जूस में डुबोकर निकालना था और तीनों बार यही विद करना था। इसमें जो लिखा है वही सच है। ये दाद ने इसे खास ताकीद की थी कि बुलंद आवाज में 3 बार डुबो के साथ यही विद करना है, ताकि फरिश्ते सुनकर ये खास पैगाम अल्लाह तक पहुंचाए और फौरन इसे इस पैगाम पर कुन फरमाए और मोक्कल भेजकर आलम को रुखसती के लिए मनाएंगे। आरिफ को याद करके टूटकर दाद पर प्यार आया, पर इस वक्त आलम पहुंचने ही वाला था। इसे जल्द अज जल्द ये काम निपटाना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गला खंगारा और इसने शुरुआत की और सर पर टोपी दुरुस्त की। इसमें जो लिखा है वही सच है, आवाज पढ़ते इसने पहली बार डुबोकर तवीज बाहर निकाला। जूस प्लास्टिक से टिप टिप वापस गिलास में गिरने लगा, बगैर प्लास्टिक के अंदर मौजूद तवीज को छुए। ये भी आरिफ ने पूछा था तो दाद बोला इनकी करामातें बाहर ही होंगी, अंदर तो स्याही है, क्या वो पिलाएगा आलम को? ये बात तो सेंस की थी। आरिफ फौरन समझकर सर हिला गया और मुतमिन हुआ कि सही तो कह रहा है, अल्फाज की करामातें तो बाहर होती हैं, अल्फाज के अंदर नहीं। इसलिए इसने करामातें भिगोनी थी, ना कि तवीज की स्याही। वजूद में ऐसा पहली बार काम करके सनसनी सी दौड़ गई। अजीब कैफियत थी, डर खौफ कशमकश। इसने सर झटका। दाद ने कहा था शैतान वर्ग लाएगा बाज रखने के लिए। इसने अंदर की आवाज को दबाया। इसमें जो लिखा है वही सच है, दूसरी बार कहते तवीज जूस में डुबोया। इसमें जो लिखा है वो मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। भारी संजीदा आवाज अचानक इसकी पुष्ट से उभरी। बेसाख्ता मरने वाला कहकर दाद ने दबाने के लिए सख्ती से मुंह पर हाथ जमा लिया और कदरे आलम के पीछे हो गया। इसकी रंगत लाल अंगारा हो रही थी, जबकि आरिफ की जर्द। वही सच फना होती रूह के साथ वो अपना जुमला आखिरी मुकम्मल करने से बाज नहीं आया। दाद का दिल किया वही लेट कर बुलंद बांग कह के मारे, और मैं ये सच जानने का काफी मुतजस्सिस हूँ। सर्द गुस्सीली आवाज में कहकर आलम ने झटके से इसे साइड करते इसके सुन हाथों से दाद का दिया हुआ तवीज लिया। सामने इसके लिए जूस का गिलास तैयार रखा था और भिगोन तवीज को देखते वो सब कुछ समझ गया, बल्कि गुस्से से इसकी दिमाग की रगें फूल गई। दाद इसे जबरदस्ती यहाँ लाया था कि आपके लिए सरप्राइज है, जल्दी आए। और यहाँ आते वो उलझा कि क्या सरप्राइज है।
पर आरिफ की ऐसी बहकी खुद गोई पर हैरान हुआ और इससे वो छीन लिया। ये क्या है? इसने स्पॉट तासुरात से आरिफ को देखा, जो आज जिंदगी में पहली बार आंखें सुखेड़ने की बजाय फैलाए खड़ा था। मुझे दिखाएं क्या है? दाद हैरान परेशान आगे बढ़ आया और कदरे झिझकते आलम के हाथ से ये लिया। ये जाने क्या है? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। क्या है आरिफ? इसमें कौन सा और क्या सच लिखा है? वही सवाल था जो आलम पूछ रहा था, सिर्फ नाम के लिए बीच में टांग अड़ाई थी। इसकी उलझी ना समझती आंखें आरिफ पर टिकी थी। आरिफ होंको की तरह दाद को देखने लगा। वो मदद कर रहा था या सच में अनजान बन रहा था? ऐसे क्यों कर रहा था? क्या नशा कर लिया था इसने? बताओ क्या है ये? आलम इसके अजीबोगरीब हरकत से बिपड़ कर नीचे आवाज में घुराया। आरिफ पास खड़ा दाद भी खुश्क हलक तर करके सर झुका गया। करामत दरवेश, तवीज इसकी करामत, मारे मतलब आपकी रुखसती, मेरा मतलब आपकी बहन। शट अप! इसके खिलाने आलम धाड़ उठा, धाड़ ऐसी कि इसकी रूह लरज उठी। इसी धाड़ गरज रूम से घबराई नूरुल ऐन बाहर निकली और समिया ऐन फातिहा को दरगाह के हवाले करती बौखलाई सी सीढ़ियों पर आई। वो बदहवास सरमाइया फैली आंखों से सामने का मंजर देख रही थी। सामने सुर्ख चेहरे के साथ खड़ा बिफरा आलम किसी चीज से दाद धागा हटा रहा था और आलम के पास कुछ फासले पर आरिफ सर झुकाए खड़ा था। एक सेकंड में सूरत हाल समझती सिमी का हल्क मुंह को आ गया। वो कांपती चंद सीढ़ियां मजीद उतर आई। मेरा ऐसा कोई आई से जस्ट शट अप! अब की बार इसका जब बुलंद घुर रहा कि एन सिमी के साथ लग गई और दरगाह फातिहा को लेकर मंजर से हट गई। इसकी जैसे टांगे लरसने लगी। आरिफ की तो सांसें खुश हो गई। मैं पढ़ूं? तवीज खोलकर दाद ने मुअद्दब होकर आलम से पूछा। पढ़ो। वो खूनखार नजरों से आरिफ को देखता जवाबन बोला। आरिफ भी मुतबस्सिम हुआ। ऐसा क्या लिखा था तवीज में? ये एक फितरी तजस्सुस था जानने का, क्योंकि वो अपना काम पूरा कर चुका था। दाद ने मुस्कुराती आंखों की भरपूर नजर आरिफ के झुके सर पर डाली और कमीनगी की हद क्रॉस करते गला खंगारा, जिस पर आरिफ फौरन से मतवज्जो हुआ और इसे देखते ही दाद ने आंख मारी। ये कमीनगी का सिग्नल था जिससे आरिफ के 14 तबक रोशन हो गए। इसके कानों से धुआं निकला और पांव तले जैसे जमीन छिड़क गई। रूह डूब गई। इसे लगा वो फिजा में लहरा गया हो। धोखा, तबाहकिन धोखा! वो बड़बड़ाया। नूर का दिल किया भागकर इसका गला घोट दे। बेचारे मासूम को किस कदर मुसीबत में फंसा दिया था। मैं अपने होशो हवास में ये तवीज लिख रहा हूँ। बाबा मन चला, जो करे सबका भला। मैं अपने साले सईद आलम के सामने खुले दिल और दीदा दिलेरी बगैर किसी खौफ और हरास दबाव के ये इतराफ करता हूँ इस तवीज में कि मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते रोती गिड़गिड़ाती माफी की भीख मांगती समिया आलम से जबरन आलम की गैर मौजूदगी में इससे निकाह किया। चनाचे इसका सबूत मेरा निकाह नामा। गवाह मेरी बहन मुस्कान उर्फ मिसी सतेली नागिन। हाल ही में वो एक गटर की कीड़ी से दरियाफ्त हुई है। निकाह में मोहतरम दाऊद आलिफ इल्वी मोहतरम बुरहान इल्वी को खबर नहीं दी सिवाय मुस्कान इल्वी के। चूंकि निकाह एक जबरन खुफिया था इसलिए इन्हें बेखबर रखा गया। मुझे मालूम है ये जानकर मेरे साले को काफी तकलीफ होगी, पर मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, क्योंकि मैं इसकी बहन, मेरा मतलब मेरी मनकूहा समिया आलम से शिद्दत से इश्क की सैरात पर चल निकला हूँ और इसके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता कि जाके अपना साला। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने अपनी मनकूहा को तंग किया, रुलाया, धमकाया, यहाँ तक कि सिसक ने चुप चुप कर रोने पर भी मजबूर कर दिया। पर मैं क्या करता? मैं इससे मोहब्बत करता था और वो मुझे समझती ही नहीं थी। वो मुझसे बात करना पसंद नहीं करती थी। फिर जबरदस्ती मैंने इससे बातें करना शुरू की, फिर इसे घुमाने फिराने ले जाने लगा। इस दौरान वो सख्त बदमजा हो गई तो मैंने इससे माफी मांगी, पर वो नहीं मानी। इसकी एक ही रटती इसका भाई यानी मेरा साला आएगा और इससे मेरी हड्डियां तोड़वाएगी। बला फला। हमने एक अच्छे दोस्त बनकर साथ में वक्त गुजारा। मुझे उम्मीद थी कि इसे भी मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, पर अचानक किसी असेब की तरह इसका भाई आ गया। कुछ भी है, बहरहाल मैं इस सांड साले से डरता हूँ। अब मुझे अपनी रुखसती निकाह के इंकिशाफ का डर और खौफ है।
जाने वो सांड मेरे साथ क्या करेगा। मैं एक नाजुक मासूम छोटा सा लड़का, और कहाँ वो पहाड़ जैसा दियो जैसा सांड। मैं बाबा मन चला करे सबका भला के पास आया हूँ और इनसे रिक्वेस्ट करके तवीज़ बनवाया है। मुझे ऐसा तवीज़ दे जिससे मेरा सारा रुखसती के लिए तैयार हो जाए और बगैर चूर चुरा के अपनी बहन को इज्जत से मेरे साथ एहतराम और अदब से रुखसत करे। वो शौक की कैफियत में पड़ता गया और साथ फैली आंखों और स्प्रेड रंगत मुसलसल हरफ पर नफी में सर हिलाता आरिफ को देखता गया। इसे लफ्ज पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो जुमले के साथ साथ हैरत के शदीद सदमे के जेर असर इससे राय भी ले रहा था। सबको जैसे सांप सूंघ गया, इसकी बुत की तरह फैली आंखों से खड़ी थी। सिमी को यकीन नहीं होगा वो अपने किए का खुद एतराफ करेगा। वो जानती थी कि वो कुछ मनचला है, इसलिए शायद ऊटपटांग सोचकर ऐसे अपने किए का एतराफ किया होगा। इसे इसकी यह हरकत बुरी नहीं लगी थी, बल्कि बहुत अच्छी लगी थी। इसने सारी सच्चाई ईमानदारी से आलम के होश गुजार की। वो रुलैन ने मुंह पर हाथ रखकर सकते में आरिफ को देखा। वही हालत नूर की थी, पर इसके बरखिलाफ नूर का दिल दांत के लबों पर छुपी कमीनी मुस्कुराहट नोचने का कर रहा था। सर की रंगत सुर्ख हो रही थी और आंखों में गहरा बात था। आरिफ का हलक से अपनी आवाज ही महसूस नहीं हो रही थी। ऐसे लग रहा था वो कभी बोलता होगा और कुछ कहने के लिए मुंह खोलता तो वो ऊं गुरों के अलावा कुछ ना निकलता। लगता है तुम्हें पानी की अशद जरूरत है, चलो पी लो। हलक नम करके वो कुछ बोलो। दांत ने अपनाई और हमदर्दी का मुजाहरा करते पास रखा वही आरिफ का बनाया हुआ तवीज वाला जूस गिलास से थमाया। आरिफ ने आज पहली बार गालियां दी थी और इसे जो जो गालियां आती थी वो इसे इस कुत्ते गद्दार कमीने बेगैरत बेशरम को दे दी और जी भर कर दे रहा था। वो दोस्त तो नहीं, दोस्त के रूम में एक संपोला था, एक जहरीला सांप था जिसने ऐसी जगह ढसा था ना वो दिखा सकता था और ना छुपा। क्या ये सच है? मान साकित फिजा में आलम की गुराहट गूंजी। एक नजर अपनी बहन को देखा जिसने अफसोस से सर झुका लिया। आखिर ये होना ही था। कब छुपती हकीकत? सच कभी छुपा है क्या? सही, वो कह तो रहा था इसमें जो भी लिखा है वही सच है। दांत ने बेचारी और दुख से अपने दोस्त को देखते याद दिलाया। आरिफ ने झटके से इसे देखा तो गोया कमीने की प्लानिंग। इसका दिल के अपने बाल नोच ले, इसे शहीद करते सचमुच कर दे, मार दे, कमीने को खत्म कर दे जिसने जलील करके रख दिया था, बल्कि मौत के मुंह में फेंक दिया था। गुस्से, दुख, अफसोस और घुरदार शाम को देखते इसकी आंखों में सुर्खी उमड़ आई। नहीं आलम, आरिफ ने हिम्मतों से सर उठाकर जब कुछ कहना चाहा, इसकी बुरी आंखों में खून छलकता देखकर इसकी सारी हिम्मतें हवा हो गईं। इधर भाई की हालत और आरिफ को देखते सिमी का दिल अब घबराहट से धक धक करने लगा था। रात ही तो इसके भाई ने इसके बारे में पूछा था। अगर ये ऐसा ना करता तो कितना अच्छा किरदार साबित होता इसका। क्या इसमें लिखा सच है? इसके सामने आते दाद ने पेपर झपट कर इसने आरिफ के सामने लहराते इसके कंधे को जगड़कर झटका देते सख्त लहजे में पूछा। सब जैसे गंग हो गए, सांसें सीने में अटक गईं और रुलैन के हाथ पांव लरसने लगे इसे यूं पहली बार गुस्से में देखते। इसका ये रूप इसने देखा नहीं गया। इसने अपना चेहरा सिमी के होश में छुपा लिया। कुछ नहीं होता, रिलैक्स। सिमी ने इसकी पूछते लाई, हालांकि हाथ इसके भी कांपने लगे थे। इसे क्या दिलासा देती भी तो एक कमजोर दिलासा जो इस वक्त दे रही थी लरसती आवाज में। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या ये सच है? इसके जबड़े को पकड़कर इसने आंखों के सामने पेपर करके धार से पूछा। लहजे में आग और आंखों में चिंगारियां थी जिससे आरिफ जैसे भस्म होने लगा था। दाद को लगा अगर हाँ कर देगा तो दूसरे पल इसकी लाश घर से निकलेगी। ये तवीज झूठा है। ना चाहते हुए इसकी आवाज लड़खड़ाई। आलम ने गहरा सांस भरा। मेरे सवाल पर गौर करो आरिफ, वो गरजा। तुम जो वो कुछ देर पहले कुछ पढ़ रहे थे ना, इससे दोहराओ, वही तो सच है आरिफ। दाद ने सूरत को देखते आगे बढ़कर हमदर्दी से इसके कंधे पर हाथ रखते से मोहब्बत से पुचकारा। आरिफ का दिमाग घूम गया, दिल चाहा मूंछ नोच ले कमीने का। अभी कर भी देता पर आलम के सामने ये नामुमकिन था। तभी गुस्से की इंतहा को छूते इसने झटके से अपना कंधा पीछे किया। इसके खतरनाक रिएक्शन पर दाद ने मुस्कुराहट छुपाई। ओह, तो असलियत जान गए जाना। आरिफ को पूरा यकीन था ये सिर्फ इस कमीने का नहीं, इस गटर की कीड़ी की भी मिली भगत होगी।
तभी तो इस तरह मासूम होकर इसके जाल में फंसा था। इसमें जो लिखा है वही सच है। मर मर कर अंदर से सकते इस बेगैरत के सुर्ख होते चेहरे को देखते इसकी याद करवाई हुई लाइन चौथी बार दोहराई। अगर सूरत इतनी संजीदा नहीं होती तो दांत नीचे गिरकर तड़पती फड़कती मछली की तरह कहके लगाता इस हाल पर। एक लम्हे को नूरुलैन की भी हंसी आने लगी, पर वो लब दांतों थले दबाकर छुपा गई। वो तो सिर्फ इस शातिर इंसान को देखती रह गई थी जिसने किस तरह इस मासूम को फंसाया था। इसे तो दाद ने काफी वक्त पहले बता दिया था कि आरिफ ने सिमी से निकाह कर लिया है। तब बताते हुए वो कितना और काफी खुश था, पर इसे क्या मालूम था इस मासूम को दुर्गत पड़वाने के लिए खुश था। छड़ाख! अचानक ही साकिन फिजा में जोरदार धमाके की आवाज गूंजी और आरिफ लड़खड़ाकर पीछे हुआ। आ! सब सुनसे हो गए थे हुरुलैन की चीख गूंजने के। आरिफ ने आंखें मीच कर सर झुका दिया और सिमी को लगा इसका दिल किसी ने नोच कर बाहर फेंका हो। दिल सांसें रुक गईं। ये क्या है ताऊ गद्दार! वो गरज कर इसके कॉलर को जकड़ वापिस अपनी तरफ खींचकर मुंह पर धाड़ा। ताज सख्ते में बुद्ध होकर रह गया था। ये सब इसकी तवक्को के खिलाफ हो गया था। इसे लगा शायद आलम के कहने पर वो सिमी से निकाह कर चुका है। वो तो बस एक एंटरटेनमेंट के लिए सूरत हाल बना गया था, पर इसे सच में अंदाजा नहीं था कि वाकई आलम नावाकिफ होगा। इसीलिए मैंने तुम्हें अपने घर में रखा था। झटके से कागज फेंककर इसने कुराते इसके कॉलर को दोनों मुट्ठियों में भींचा। नहीं, सर झुकाकर इसने नफी में सर हिलाया। तो फिर क्या सोचकर ये जुर्रत की? एक जोरदार झटके से इसके नीचे फेंकने पर वो घुराया। आलम! दांत चिल्ला उठा। आरिफ के सिर लपका। खबरदार, इसे सहारा दिया तो दूर रहो इससे। इसने साथ बर्फीले लहजे में वार्न करते दांत को बाज रखा। आरिफ ने भी हाथ उठाकर दांत को बीच में आने से रोक दिया। नूर के आंसू बेआवाज बहने लगे थे। देख लिया अब नतीजा? रोती हुई बड़बड़ाई और दांत ने लब आपस में पेवस्त करके इसे देखा। मुझे क्या मालूम था ये सब होगा। नूर ने रोते हुए गुस्से से मुंह फेरा और वह जब्त की इंतहा पर मुट्ठियां भींचे सिर्फ इसके चेहरे को देखता रह गया। क्या सोचकर तुमने ये सब किया मेरे साथ आरिफ? कि मैं मर गया हूं, वापिस नहीं आऊंगा? अब वो हमेशा तुम्हारे रहमो करम पर होगी जो ऐसा ही आलम की बहन के साथ तुम करोगे। ये सब सोचा था ना? वो जो अभी संभल कर उठा था एक जोरदार मुक्का मुंह पर पड़ने से लहराकर वापिस सोफे पर गिरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सईद आलम की बहन से जबरदस्ती निकाह करने की? इसकी खौफनाक धाड़ के साथ आरिफ के मुंह पर पड़ते मुक्के इसका सर चकरा कर रख गए। आलम विला के दरो दीवार पर वहशत से छा गई। हुरुला ने इस मंजर को देखते ही इसके ताप न लाते हुए सिमी में थर थर कांपती छुप गई थी। समिया भी रो रही थी। इस दिन का तो डर था इसे, इसीलिए तो वो बार बार इसे कहती थी आरिफ संभल जाओ, सुधर जाओ, छोड़ दो मेरा रास्ता। पर नहीं, मोहब्बत का भूत सर पर सवार था। अब देखो कैसे लहूलुहान पड़ा था। नहीं आलम, ऐसा खबरदार मेरा या मेरे घर के किसी फर्द का भी नाम अपनी जुबान पर लाए। यकीन तोड़ा है मेरा तुमने, मान खरूर खाक किया है। तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा नाम लिया तो। इसकी गुराहट, इसका लहजा वहशतनाक हद तक सर्द था। लहजे में खूनखार हैवान की गरज, जैसे अभी झपट कर इसे नोच खोच लेगा। आरब का सर मजीद झुक गया। मार दे आलम, मेरी सांसों का हक कब का सौंप चुका हूं आपको। पर मोहब्बत की है सिमी जी से गुनाह नहीं। वो स्पॉट लहजे में सर झुकाए गए हो और हूर का दिल जैसे किसी सीने से बाहर आ गया। वो भी तो आलम से मोहब्बत करती थी और आलम इससे। कोई और वक्त होता था दाद सचमुच इस डायलॉग पर कहका लगा उठता, पर इस वक्त इसके मुंह से बहते खून को देखते इससे अपने यार के लिए अफसोस और दुख हो रहा था। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इस गुस्ताखी और बेईमानी के बाद छोड़ दूंगा? झुककर इसके कॉलर को जकड़कर खींचते वो इसके मुंह पर गरजा। मार दे, वो सर झुकाकर बोला। आलम ने सुर्ख लहू और आंखों से अपने सामने झुके सर को देखा। सच में मार दे मुझे, जानता हूं गलत किया है, यह भी जानता हूं सईद के साथ गद्दारी की सजा मौत है। अनजान नहीं मैं किसी से भी, बहुत बुरा किया है मैंने।
मेरा इख्तिताम मौत ही है, मार दे मुझे आप। पर इससे पहले आप बताएं आलम, क्या रास्ते के अलावा समिया मुझे कबूल कर लेती? क्या मुझे समिया को देते? वो नदामत के एहसास से झुके सर के साथ इससे सवाल कर रहा था। इस सवाल पर समिया ने नजरें घुमा ली और आलम ने इसे देखा और आरिफ को चटा खो चुके हुए किसी भी सवाल के जवाब का हक। एक जोरदार थप्पड़ मारते इसने कहा, ठीक है, पागल हो गए हो, क्या भौंक रहे हो? ताज एकदम फिर से मुदाखलत करते गुस्से से झंझोड़ कर कहा, आलम वो, तुम बीच में मत बोलो, समझ नहीं आई तुम्हें? आरिफ सुर्ख आंखों से चिल्ला उठा इस पर। लहजे में गुस्सा कहर क्या कुछ नहीं था। दाद अपने बाल पकड़कर खड़ा इन दोनों को देख रहा था। गन दो मुझे। दफातन माहौल पर क़यामत की खामोशी छाई जब आलम ने अपना हाथ दाद की सिमत बढ़ाया। वो हैरत सकते कि आलम में खड़ा आलम को देखता रहा। आलम, वो हमारा आरिफ है, हमारा आरिफ। दाऊद, गन दो मुझे। इसकी बात काट कर आलम ने सर्द सवार लहजे में अपने अल्फाज पर जोर दिया। दाद सदमे की कैफियत में खामोश खड़ा इन्हें तक रहा था। गन दो मुझे, समझ नहीं आई तुम्हें मेरी बात? इसे टस से मस ना होते देखकर अचानक ही वो दौड़ा। दाद ने बेबसी के आलम में समिया को देखा जिसकी रंगत जर्द हो गई थी। नूर रोती से कसूरवार ठहरा रही थी, पर इसने अनजान बूझकर तो नहीं किया था। काश इस वक्त मिसी होती तो ये सूरत हाल ना होती। कहाँ थी वो? दाद हुर इसे बुलाने लगे थे। आलम, समझने की कोशिश करो, ये हमारा आरिफ नहीं है, ये हमारा आरिफ। धोखा दिया है इसने मुझे, पीठ में छुरा घोंपा है इसने मेरी, मान भरोसा यकीन सब तोड़ दिया। तो कैसे मेरा आरिफ हुआ? मेरी बहन को मजबूर करके इसने जबरदस्ती निकाह किया, इसे हरासा और खौफ ज्यादा रखा। मैं इसे हवाले अपनी बहन करके गया था जिसने इसे बेबस कर दिया। वो बिफर कर आरिफ की सिमत बढ़ा और इसके मुंह पर मुक्के घूसे मारे, पर वो उफ भी नहीं कर रहा था। इसका चेहरा सुर्ख था, नाक मुंह से खून निकल रहे थे और वह खामोश नीचे बैठा था, घुटनों के बल जैसे मौत का इंतजार कर रहा हो। ठीक है, अगर आप इसे मार सकते हैं तो ये ले, मार दे, मार दे इसे। इसने आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बहन से निकाह किया। मार दे इसे जिसने निकाह के करके आपकी बहन को सही सलामत रखा अपने तहफ्फुज में। मार दे इसे, इस वजह से वो इन्हें अपना नाम दे बैठा था। मार दे इसे, इसलिए कि वो एक कोठे वाली का बेटा है और वो कहां कहां और कहां आप। भला कैसे मैच हो सकता है इसका स्टैंडर्ड? जो वो आपकी बहन के काबिल हो, लीजिए और मार दीजिए, क्योंकि वो आपकी बहन के काबिल नहीं। इसने इससे निकाह कर लिया, गुनाह कर लिया, इसे मार दे। वो घुरा कर चीखता इसके हाथ में गन पकड़ा कर अब खामोश खड़ा था, जैसे अब बस आखिरी तमाशा देखना चाहता हो। पर धचका इसे तब लगा जब आलम पर इसकी एक भी बात का असर नहीं हुआ। गोलियां चेक करते इसने अब रुख आरिफ की सिमत कर लिया था। इसे कहीं से भी इनका आलिम नहीं लग रहा था। वो तो कोई और था जो दाद को समझ से बाहर था। क्या इतनी सी बात के लिए मारना ठीक रहेगा? वो माफी तो मांग रहा था, फिर भी। इसने शिकवा की नजरों से सिमी को देखा जो आरिफ के झुके सर को वहशत भरी आंखों से देख रही थी। नहीं आलम, आपको मेरी कसम, आरिफ भाई को कुछ मत करें आलम। अचानक वो चीखी, सिमी को छोड़कर भागती आलम के सीने से लगती हाथ पकड़कर रोने लगी। आप ऐसा नहीं कर सकते, वो हमारा आरिफ है। देखिए इसकी हालत क्या हो गई है। माफ कर दे आप इसको, मेरी कसम, माफ कर दे आलम। थर थर कांपती वो लहूलुहान आरिफ को देखती इसके सामने मिन्नत समाजित कर रही थी। जाओ रूम में, मैं आता हूँ। यह एक लम्हे की तखीर किए बगैर इसके तासरात लहजा बदला। बस की आंखों के आंसू साफ करके नरमी से बोला और वो झटके से सर उठाकर इसे देखने लगी जो खामोश सपोर्ट आंखों से इसे देख रहा था। और रुलन सिसक उठी। प्लीज, इसे हाथ जोड़ लिए। हूर, जाओ। आरिफ इसे इल्तिजा करते देखकर मिन्नत करने लगी कि वो धाड़ उठा। बकवास बंद करो, नाम ना लो इसका। इसके घन गरज इतनी पास से सुनकर हूर सहमति इसके सीने से लगी। आलम नहीं, ऐसा मत करें प्लीज, वो भाई है मेरा, कुछ तो रहम करें। मैं माफी मांगती हूँ आलम। खबरदार, जो तुमने इसकी माफी मांगी हाथ तोड़ दूंगा मैं। कुछ नहीं लगता वो तुम्हारा, मैं हूँ सिर्फ मैं सिर्फ तुम्हारे सब कुछ। वो हुराया इस पर और सांस रोके सीने पर पेशानी टिकाए खड़ी रह गई।
काफी देर तो माहौल पर सकूत छाया हुआ और बेवास सिसकने लगी। सिमी, सिमी आप कहे ना, सिमी। अचानक ख्याल आते ही वो सिमी के सामने गिड़गिड़ाई। आरिफ तड़प उठा। वो मचलकर सिमी को मनाने के लिए इसके पास जाने लगी थी, पर आलम की गिर कमर पर इसके कदम जकड़ गए। समिया की नजर सामने उठी और भीगी आंखों से इसे देखने लगी, जो कि सर उठाया अब इसकी आंखों में ही देख रहा था। इसकी आंखों में जुनून के तासुरात देखकर वो रूह तक लरज उठी। वो जिद्दी, अनापरस्त, वो सीला पागल था। इसे पूरी उम्मीद थी जान देने के लिए भी बाज नहीं आता, पर इसे छोड़ता वो कभी नहीं। नूर, ले जाओ इसे। आलम ने सामने खड़ी नूर को पुकार। वो खौफजदा थी, बौखला गई। नहीं, मुझे नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। आप बहुत बुरे हैं, मुझे नहीं जाना। प्लीज आलम, मत करें ऐसा, प्लीज माफ कर दें आरिफ भाई को। वो चीखती इसकी शर्ट को मुट्ठियों में झगड़े जोड़ने की कोशिश करती गिड़गिड़ाने लगी। जाओ रूम में एन, नूर इसे ले जाओ। वो जब्त करते एक बार फिर बोला और इसे एक तरफ करते आरिफ की सिमत बढ़ा। इसके तेवर खतरनाक थे, शायद वो जान से मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ रहा था। और उलैन नूर को लगा वो इनका दिल फट जाएगा। आलम, बस करो। अचानक ही दफातन वो चीखी। सबने चौंक कर देखा। आलम ने भी हैरत से देखा। वो इसे ही देखती आंखें पहुंच रही थी। सिम्मी, इसने हैरत से पुकारा। बस करो मेरे भाई, कुछ गलत नहीं किया इसने मेरे साथ, कुछ बुरा नहीं किया। वो मुंह पर हाथ रखकर सिसक उठी। क्यों बुरा नहीं किया? तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुमसे निकाह किया, क्या ये ठीक है? वो हुर्रा उठा। सिमी ने दुपट्टे से आंखें साफ करते ही हिचकियां दबाई। अब जो वो बोलने जा रही थी, आम हालात में एक औरत मरकर भी ना बोलती सबके सामने, पर इस वक्त अगर वो ना बोलती तो ऐसा जरूर सब कुछ तहस नहस हो जाता। वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। तो आप करवा दें अब, अपनी रजामंदी से, मेरी हामी से, इसने भीगी आवाज में सर झुकाए कहा। आरिफ झटके से सर उठाकर इसे देखने लगा। माहौल पर जैसे गहरा सकूत छा गया। मौत जैसी खामोशी फैल गई। दांत नूर हूर के लबों पर गहरी मुस्कुराहट बिखर गई जब आलम सकते में था। सिम्मी, वो गरजा। मुझे माफ कर दे भाई, शायद मैं तुम्हें खुद बता देती तो आज ये तमाशा ना होता। ना ही तुम किसी को मारने की नीयत से इसकी सिंध भरते जिसे जान से अजीज रखते थे। सिम्मी, इसने कुछ कहना चाहा कि पास आकर इसे खामोश करवा दिया। इसे रात तुमने ही तो कहा था ना आरिफ कैसा लगता है मुझे, वो नजरें झुकाकर बोली। आलम ने कुछ भी कहे बिना इसे खींचकर सीने से लगाया। मैं, वाह क्या एक्टिंग है, अपन सरप्राइज के साथ इम्प्रेस्ड। इस घर में भी बड़े बड़े एक्टर मौजूद हैं, एक मूवी तो यहाँ भी बन सकती है। अपन भी बाहर घूमती रही। दफातन ठा ठा की तालियों के साथ वो मुतासिर होती गया हुई। सब चौंकर हैरत से देखा, कहीं कानों का धोखा तो नहीं। सामने ही लंबी हील को झुलाती सोफे की पुश्त पर बैठी, सर पर ग्लासेस लगाए लॉन्ग कोट में हमेशा की तरह अपनी हसीन शख्सियत के साथ वो महसूर कर गई। मिसी, दाद ने अपनी आंखें मसली। क्या हो गया है आलम, मारे इसे? सिर्फ निकाह नहीं, और भी बहुत सी बेगैरतियां कर चुका होगा जिनका आपको इल्म नहीं। आपने तो सिर्फ निकाह की इजाजत दी थी इसे, इसने तो जीना हराम कर दिया बच्ची का। मुझसे पूछ ले, बल्कि बहुत कुछ सोच कर बैठा है। आप इसकी सजा ही दे ले। निकाह को छोड़कर आफ्टर ऑल आपकी मौजूदगी के ना होने के बावजूद आपकी हामी तो थी ना निकाह में। हाथ में अपनी गन को घुमाती मजे से बबल चबाती वो कह रही थी। आरिफ का सर चकरा गया। दिल के पीछे से आती सतीली नागिन को आवाज का गला दबाकर हलक में ही दबा दे। वो फितनी पहुंच चुकी थी, तबाही तो अब होनी ही थी इसकी। ठा ठा करके आसमान, दाद नूर हूर समिया के सर पर टूटे। इन्हें लगा उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है। और उलैन ने चौंक सामने इसकी सुनहरी आंखें, सोने जैसे बालों वाली इस खूबसूरत स्मार्ट मुनफरिद सी लड़की को देखा, जो दराज कद के साथ अपने हुलिये से कोई आम नहीं लग रही थी। मजीद इसके लंबे नाखून वाले हाथ में गन, पर वो कोई और नहीं इसकी अपनी मिसनी थी। हाँ, वो सामने बैठी बबल चबाती मिसनी ही तो थी, जो मूड ऑफ होने पर जबरदस्ती इसे भी बबल डाल देती थी।
वो इसे शौहर की तरह चाहने वाली, माँ की तरह ममता लुटाने वाली, बहन की तरह अजीज रखने वाली मीसनी थी, जिसे देखते हुरुलैन के चेहरे में यकायक सुर्खी दौड़ गई। वो इस कदर प्यारी थी, इसने तो सोचा भी नहीं था। किस किस पैड पाँव में हील, मर्दों जैसा बड़ा कोट, खुले दराज बाल, लबों पर डीप रेड लिपस्टिक, नजरे आलम पर टिकाए वो मैनी खेजी से मुस्कुरा रही थी कि देख लो मैं आ गई, वेलकम टू मी। सबको खामोश बुद्ध देखकर इसने खुद से ही कहा। वो झटके से सोफे की पुष्ट छोड़कर खड़ी हुई। हुरुलैन का दिल धड़क उठा। वो वाकई ही ऐसी थी कि बुरहान चाहे से इसके तेवर, इसके तीखे नकूश, इसकी अदाएं घायल करने वाली थी। वो खतरनाक महसूस मुस्कुराहट के साथ चलती हुई आलिम के पास करीब आ गई। मूवीज का एक रोल होता है धमाकेदार, बात कोई मेन कैरेक्टर अचानक से आकर सुनाता है जैसे मुझे ही देख ले। वो बेल्ट में गन लगाती आलम से बोली, आलम मुस्कान क्या कह रही है? समिया ने हैरत से शशदर होकर अपने भाई से पूछा। वो मसरूर होती जेब में हाथ फंसाए खड़ी थी। आलम सद नजरों से इससे चेहरे को देख रहा था और मुस्कान इसे। शायद अपनी मुस्कान को अचानक सामने पाकर वो अल्फाज भूल गए थे। कोई नहीं, अपन है ना, बताती है असलियत, वो कहकर आलम बगैर आलम की सर्द सर्जिश करती नजरों को देखती सामने खड़ी खुद को पटर पटर घूरती इस मासूम को देखने लगी जो होनको की तरह अपनी मीसनी को देख रही थी। दोनों की निगाहें मिली। हुरुला ने मजीद गौर से इसकी सुनहरी आंखों में देखा। दूर रहो इससे, वो गर्जा, पर इस पर कौन सा असर होना था? वो तो एन के मामले में ढीठ, महा ढीठ थी। मेरा बच्चा मुझे देख रहा है। इसके सामने आकर इसने हुरुलैन का चेहरा हाथों में भरा और इसके गालों पर बहते आंसू देखकर झुककर अपने लबों से चुन लिए। सबने शशदर होकर इस मंजर को देखा। आलम के वजूद में तो गोया चिंगारियां भड़क उठी। मीसनी, पहली आंखों से वो इसके सामने देखकर सरगोशी में बोली, या माय बेबी, मैं हूं तुम्हारी मीसनी। इसने बाहों का घेरा बनाकर इसके गिर डालना चाहा ही था कि अचानक ही किसी ने एक झटके से पीछे करते इसका बाजू सख्ती से जकड़कर इससे हूर की पहुंच से दूर किया और हूर को अचानक खींचकर अपने साथ लगा लिया। खबरदारी से टच भी किया। वो टिश्यू से हूर के गाल साफ करता गुस्से से दहाड़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यही हूं, किसी भी वक्त अपने बच्चे को प्यार कर लूंगी। वो बाल झटक कर बगैर शर्मिंदगी के बोली, जैसे आलम के दूर करने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि वो ढीठ बनी दूसरा अपना ऑप्शन पेश कर रही थी। बात क्या है मुस्कान? तुमने अभी क्या कहा निकाह के बारे में? दांत की सुई वही अटकी हुई थी, सिर्फ दांत नहीं, सब हैरत से वही टिके हुए थे। मीसी, आरिफ ने गुस्से से बांस रखना चाहा। वो कंधे झटक गई, जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समिया ने हैरत से खड़े होते आरिफ को देखा, जिसने मोहब्बत पाश नजरों से इसे देखा था। बात क्या है मिसनी? आलम के सीने से सर उठाकर उर्ला ने मुतजस्सिस होकर इस्तफार किया। वो इसकी हर हर अदा को देख रही थी और मुस्कान सीधा इसके दिल में उतर रही थी। कितने खुशनसीब बुरहान है जिन्हें ऐसी बीवी मिली। वो अपनी सोच पर मुस्कुराई। लो, अब तो अपन के बच्चे ने भी फरमाइश कर दी, अब तो मेरे मौत पे बताने से नहीं रोक सकती। तू भी नहीं बिच्छू, वो कहती आरिफ पर जताकर बोली। इसका दिल के अपने बाल नोच ले, कहां से टपक पड़ी थी अचानक ये मुसीबत? कब से आई थी और सारी बात सुन रही थी? शायद अभी ही आई थी जब आलम के पास पहुंची थी। और ये बुरहान फेरी कहाँ है? अपने इस धमाके को क्यों भेज दिया था पहले? बात दरअसल ये है, जब आप पहली बार आई थी इस घर में मेरे सतीले बिच्छू को तभी आपसे मोहब्बत हो गई थी। और ये बात आलम साहब से छुपी हुई नहीं थी। इसने दबे दबे लहजे में इसे फोन किया था, पर वो बात नहीं आया साला। इसे अपनी हॉस्टल फ्रेंड के बारे में कहा कि वो इसे पसंद करती है। इसके बारे में क्या ख्याल है? तब जनाब गुस्सा हो गया और फौरन शादी से इनकार कर दिया। मेरा इस वक्त यकीन पुख्ता हो गया, पर खत्म यहाँ नहीं था। मजे की बात यह थी वो आपका पीछा हॉस्पिटल में भी करके पहुंच गया और वहां हफ्ते में एक बार आपके पास हाजिरी लगाकर आपसे मुलाकात करके आपकी तकलीफ पर रोना इस पर लाजिम हो गया था। पर यह कितना वक्त चलता या एक भाई कितना बर्दाश्त करता? हुआ यूं कि अचानक छापा पड़ा था। वो कहती खिलखिला उठी। आरिफ ने सबसे लब भींच लिए। समिया का तो कांटों बदन में लहू नहीं, वो हाल हो गया था इसका। इतना बड़ा सच इससे छुपा हुआ था, इन सब को इसके भाई जानता था। वो मजीद बोल रही थी, जिसे सुनकर हूर का कान मुंह खुल गया।
हक्का बक्का सुनती तो कभी अपने शौहर को देखती कि ये सच है, आप सच में इसमें शामिल थे, तो फिर वो सब क्या था? दांत का सर घुमा हुआ था। इसका बस नहीं था कि आलम के हाथ से गन छीनकर आरिफ के सर पे मारे। कमीना, अल्ट्रा कमीना, खुन्ना मीसना, इतना धोखेबाज निकला था। जबकि आरिफ को वो दिन याद आए जब वो हॉस्टल के बेड पर पड़ी सिमी के हाथ को थामे बैठा इसे उठने के लिए मिन्नत कर रहा था और रो रहा था। दफातन इस वक्त वहां अचानक आलम डोर से नमदार हुआ था। इसे कुछ सोचने समझने का मौका दिए बगैर इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिए। आरिफ बौखला तो गया था पर वो खामोश हो गया। बहरहाल वो खताकार था। आलम इस पर गुस्सा हुआ था, इसे वहां जाने और आइंदा न आने का कहा था, पर वो वहीं खड़ा रहा और झुके सर से ही इतराफ कर दिया कि वो इससे मोहब्बत करता है और जब तक वो यहाँ है इंतजार करता रहेगा। आलम तो कुछ लम्हे के लिए खामोश रह गया इसकी जुर्रत पर कोई एक्शन लेता कि वो अचानक बीच की दीवार हटाकर इसे सीने से लगकर रोने लगा कि वो इसे बहुत चाहता है, दिल इसके बगैर जी नहीं सकता। वो इसे एक बहन का भाई नहीं बल्कि अपना सरपरस्त समझकर सारी हालत सुना रहा था। सब कुछ इसके सामने वाज़ा रख दिया था क्योंकि इनका बाप और माँ वही तो था। इसे डरता वो धुतकार देगा। इसे ये भी लगा था कि वो मारेगा बल्कि इससे गद्दारी से इसे इसकी चमड़ी उधेड़ देगा, पर नहीं हुआ ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि वो सही आलम था। इसने सब फर्ज निभाए। वो इसे समझाने लगा, इसे हकीकत दिखाने लगा, पर वो अपनी बेबसी के साथ इसे सामने था और फिर इसके अल्फाज आज भी इसके कानों में गूंज रहे थे। अगर इसकी सिम्मी की भी हाँ होगी, वो चाहेगी तो वो जरूरी से इसकी शादी करवाएगा। अगर वो इनकार करेगी तो वो ऐसे भूल जाएगा ऐसे जैसे सिम्मी का दिल पाक है। वो दोनों में किसी पर जबर करने के लिए तैयार नहीं था। एक हक का फैसला था जो इसने सुनाया था दोनों अफराद की बेहतरी में, और आरिफ को यकीन कामिल था रब पर के इसके दिल में जिस तरह मोहब्बत के फूल महकाए हैं इसके दिल में भी जरूर महकाएगा। वो जरूर चाहेगी इसे। वो सोचकर मुस्कुराता हामी भर गया और आलिम ने हौसला देते इसका गन्ना थपथपाया था। आरिफ समझ गया वो भी इसके साथ है। एक अलग सी मजीद तवाना इसके वजूद में आई थी और इसके हौसले बुलंद कर गई। इसने ठान लिया था कि वो इसे जरूर खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर करेगा बगैर जोर जबरदस्ती के। तभी दूसरे लम्हात में आलम ने जो अल्फाज अदा किए थे वो भी इसके कानों में गूंज उठे थे। मेरे बाद मेरी बहन का ख्याल रखना आरिफ, जोर जबरदस्ती से नहीं, सही आलम की बहन समझकर इसे तहफ्फुज देना। और फिर सिमी की गहरी नींद में टूटी वो बेदार हुई। इनके बीच हंसी मुस्कुराती आई। वो वक्त भी आया जब एक बार फिर आलम ने इसे कहा था कि वो इसकी बहन इसके हवाले करके जा रहा है। तब वो वक्त आया था जब इसे जाना था। किसी को नहीं मालूम था वो लौट कर आएगा या नहीं। इसके अल्फाज इसके साथ को देखते हुए आरिफ ने ये कदम उठाते और समैया को अपने तहफ्फुज में लिया था अपना नाम देकर। फिर जब वो फातिह ठहरा था और अंधेरों से उजालों में आया था तब तो साफ इसका हाथ थामकर इसने अपनी बहन सौंपी थी। आरिफ तो इसका मशकूर था, रो रहा था। इसे बताया था कि इसने निकाह कर लिया है और इसे अपने तहफ्फुज में ले लिया है। इससे गुस्ताखियों की माफी मांग रहा था। इससे कहा था कि वो समिया से मोहब्बत करता है। अब बस जल्दी से ठीक हो जाए आलम। हाँ तो भाभी जान, हकीकत यही है कि आपका भाई और आप मेरा भाई दोनों मिले हुए थे। वो बहुत पुरसुकून और आखिर में कहकर सिमी रोते हुए सर झुकाया। वो जैसे ढह गई। इसे वहां खड़ा रहना मुश्किल हो गया। सिमी, आलम ने सरजशी अंदाज में इसे पुकारा, पर वो एक भी सेकंड रुके बगैर वहां से रोती हुई भागती सीढ़ियां चढ़ गई। क्यों आई हो? मनहूसियत सब घेर दिया। आरिफ घुराकर इसकी से मतलब का हाथ मत लगाना वरना ये हाथ तुम्हें किसी गंदे नाले में नजर आएंगे मिस्टर बिच्छू। वो पहले अलर्ट हो गई। आप क्या समझे निकाल कर फेंक देंगे तो किस्सा खत्म। पर मत भूले मैं मुस्कान हूं, मिसीदा लेडी बॉस। मुझे अलग करके खुशी से तो आप भी नहीं जी रहे हैं। लो मेरी एंट्री भी हो गई। मूवी मुकम्मल कामयाब। इसका इशारा अपने और समिया की तरफ था। वो आलम की आंखों में आंखें डालकर कहती हुरुलैन को मोहब्बत से देखते मुस्कुराई। फिर दफातन ही जोरदार कहकर लगाया जिससे आरिफ का तन मन जल उठा। जाने क्यों मेरा नाम ही उल्टा असर दिखाता है। लोग मुस्कुराने के बजाय रोने लग जाते हैं। वो आरिफ की सुर्ख आंखों में देखकर एक अदा से गोया हुई। हुरुलैन इसके अंदाज को देखती अपनी मुस्कुराहट जब्त कर गई। तुम्हारा किस कसूर नहीं, जानती होगी मनहूसियत जब जब फैली है लोग रोते ही हैं। वो बरजस्ता तन कर बोला। हाँ वो
وہ تو तुम्हारी मौजूदगी से अंदाजा हो रहा है, और मीसनी ही क्या जो अपने ऊपर कुछ बर्दाश्त करे। एक काम तुमने बुरा किया, जहां आई, दूसरा काम अच्छा किया कि तुमने सब हकीकत बताई जो कि मैं बताने वाला था। पर खैर, अब बात गौर से सुनो। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे लोग ही तुम्हें बता सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? हमें नहीं बता सकते हमारा पीछा कौन कर रहा है? वो सर बेतासुर लहजे में चाबुक की माने सवाल पर सवाल फेंक कर रुका नहीं, गुस्से से बिफरी खड़ी हो रुलान के लिए वहां से निकला जो मुस्कान को देख रही थी। एक बात आप भी सुनते जाए, अब कोई बदला नहीं होगा। आपने मेरे बच्चे को रुलाया, ख्वाह मख्वाह मैंने आपकी बहन को रुलाया। वो मैंने तो नहीं रुलाया, आप लोगों के करतूत देख कर हुई है। फिर भी हकीकत मैंने बताई, इसलिए हिसाब बराबर। वो बाल झटकती इसकी चौड़ी पुश्त को घूर कर देखती हुई बोली, आरिफ का दिल के इसका सर फाड़ दे। क्यों इस मुसीबत को किसी का खौफ नहीं था? कुछ भी बोल रही थी अंधी खाई। बेवकूफ औरत, तुम ये तभी जान पाती हो जब वो चाहता है। आरिफ ने दांत पीसकर झटके से बाजू पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया। चलो जो हुआ सो हुआ, मेरे दिल से तो बोझ हटाना। मैंने बहन होने का फर्ज नहीं निभाया। वो सर झटककर एहसान जताने वाले अंदाज में बोलती नूरुलैन से मिलने लगी। तुम्हें अल्लाह पूछेगा सौतेली नागिन, सब कुछ बिगाड़ कर अब मजे लूट रही हो। कटरीली चुड़ैल, ठीक कहता है बुरहान, डायन हो तुम, अपनों की खुशियों की डायन, भूतनी। तुम्हें लेडी पोस्ट का नहीं, भूतनी औरत का खिताब मिलना चाहिए। इसके इतने बेफिक्र होने पर अजय जल जल कर अपना गुस्सा उबलते पानी की तरह निकाल रहा था। बस अब रोने की ही देर रह गई थी। कुछ ना सोचते वो इसकी जानिब लपका। इसकी आहट पर ही मुस्कान फौरन अलर्ट हुई, इस पर वार्न करने के लिए। तभी इनके बीच अचानक ही दांत सुर्ख चेहरे से खड़ा हो गया। ओ कमीने, तुझे कौन सा लड़का मिलना चाहिए? वो चीत लकबात से नवाजता हुआ इस पर झपटा। मेरी बात तो सुन दाद, 2 मिनट यार। वो आलम ने चुप रहने का इशारा दिया। आरिफ गड़बड़ाकर पीछे होता पुचकार कर बोला, पर वो दादी क्या जो अब समझने झपट कर इससे गले में पकड़ा। कमीने बंदे, तेरे लिए इतने तरले किए, गुस्सा, बेबसी, दुख, खुद को कोसना, बीवी की नजरों में गिरना, वो कौन सा दुख रोता? घुमाकर इसके मुंह पर अचानक से पंच मारा। आरिफ बिलबिला उठा। आरिफ के बिलबिलाने पर मुस्कान का कहका जोरदार था। मारो साले को, अपन से छुपाया, घुन्ना मीसना सबके पर्सनल में घुस जाता है और अपने सबसे छुपा कर रखता है। और वह तैश दिलाने लगी। दांत सुनकर सोचता गुस्से के कहर से सुर्ख हो गया। कमीने, होश में आ, ये मार तेरी इस बेगैरती की वजह से पड़ी है। कम है क्या? रुको, पहले याद करो तुमने क्या मुझे बताया कि तुम भाभी से प्यार करते थे? ये इस भूतनी ने बताया। वो तेरे भाई पर काला जादू कर रही है। एक आलम ही था जिसने पसंद की लड़की उठाकर निकाह करके साथ ले आया था। तुम दोनों का तो लंबा चक्कर चला, इसकी भनक पड़ने दी मुझे। वो एक दांत के कॉलर को जगड़े गुस्से से गुरा रहा था। ये तो है, दांत ने सोचकर हामी भरी। तभी घूमता हुआ पंच आरिफ का इसके मुंह पर आया और वो कराह कर पीछे हुआ। मुस्कान बेसाख्ता कहका लगा उठी, अब दफा हो पीछे। पहले की हालत वो बुरी कर चुका है मेरी, और हड्डियां मुंह। दांत को पीछे धकेल कर वो सोफे पर गिरता के रहा। खुद को संभाल कर दांत ने जूता उतारते से मारा और सीधा आरिफ को लगा, जिस पर चिल्ला उठा, दफा हो जाओ मनहूसो, सब कुछ गड़बड़ हो गया। वो दुख से घुराया, वही जूता जोर से फेंक कर दांत की पीठ पे मारा, जिसका मुंह बुरा बनाने बगैर इसने पहन लिया। छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को, पाई पाई का हिसाब लूंगा, इसने कराहते धमकी दी। इसे बेतहाशा सिमी की टेंशन होने लगी। जाने अब वो क्या सोच रही होगी। हमने इसके साथ गेम खेला, कहीं वो अपने भाई और इससे बदगुमानी ना हो जाए। सोच सोच कर आरिफ पागल होने लगा था और जी भरकर मुस्कान को कोस रहा था, जिस पर सामने खड़ी महसूस हो रही थी। भाई फेरी कहाँ है? दाद इनकी गैर हाजिरी इसे मुसलसल अकेला देखता अब हैरत से पूछने लगा। नूर ने भी इस्तफामिया नजरों से देखा। मैं यहाँ हूँ मेरे जिगर। दरवाजे से आती गंभीर आवाज पर सबने पलट कर देखा। वो सामने ही फेरी का हाथ था में ब्लैक पैंट, ब्लैक ही शर्ट में, कंधे पर एक साथ कोट था में खड़ा अपनी रूबरू पर्सनैलिटी से मुस्कान का दिल धड़का गया था। फेरी ने भी स्याह घेरदार फ्रॉक पहना हुआ था। मुस्कान ने भी स्याह पैंट और रेड टॉप, ब्लैक कोट पहना हुआ था। कलाई में स्याह घड़ी, स्याह नेल पेंट। उन्होंने ब्लैक टे बनाया है क्या? उन्होंने हैरत से सबको जांचते पूछा। मुस्कान के इसकी मासूमियत पर बेसाख्ता कहका आलम विला में गूंज उठा।
आप सच में मासूम है भाभी, पर असलियत ये है डाइन ने इन पर भी स्याह जादू कर लिया है। मासूम बेचारे। आरिफ ने नूर को कहते आखिर में जल भुनकर तासुफ से देखा। इन्हें अंदर आते बुरहान ने सुनकर कहका लगाया, देख लो इंसाफ, लोग अपनी जान बचाते चुड़ैल को उठाकर किसी भी मासूम के गले डाल देते हैं। मतलबी लोग, खुदगर्ज जमाना। बुरहान अंदर आते अपना दुख रोया। भाई, आप मेरी भाभी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। ये वही है जिन्होंने मुझे गुमराही से बचाया, बल्कि इस मनहूस का मकरू चेहरा दिखाया। मेरे लिए ये रोशन राह है। दाऊद फौरन से मैदान में कूद आया। सोच लो बेटा, अपने बयान से फिरना नहीं। वो जानता था जिसकी वो साइड ले रहा है वो तो अपने भाई शोहर की नहीं होती तो इसकी क्या होगी। वैसे साले साहब को किसने तोड़ा है? वो आरिफ की हालत देखकर हैरत से बोला। ये जिसका था इसी ने फोड़ा है। कहकर लगाते दाद ने जवाबन कहा। आरिफ सिर्फ घूरता रह गया। आप लेट क्यों आए भाई? और आप तीनों का 2 माह का प्रोग्राम था ना? नूरुल ऐन ने समझकर सवाल किया और दोनों सटपटा गए। चाचू, मिस यू माय फेरी। दाद ने फौरन से आगे बढ़ते फेरी को उठाया। मी टू चाचू। हाँ, प्रोग्राम तो 2 माह का था कि बीच में इससे अचानक फरमाइश कर दी कि इसे पाक जाना है, तो मजबूरन टिकट कंफर्म करवानी पड़ी। अब तुम तो जानती हो, इस भूतनी को अगर ना मनाता तो कौन सा मैं सुख का सांस ले पाता। इसीलिए एक ही फ्लाइट से आए थे साथ। ये यहाँ आ गई और मैं फेरी के साथ सूटकेस घर छोड़कर फिर आया हूँ। इसकी बात के इख्तिताम पर आरिफ को मिसी को देखकर झूला उठाता। अलबत्ता दाद का कहका बुलंद हुआ। इस मनचले बाबा की आंखों के सामने आपका फ्यूचर बहुत वासिया दिख रहा है, दाद ने खिलखिलाकर कहा। आरिफ ने वहीं से जूता पहना जो इसकी कमर से जोर से ठा करके लगा और वो सटपटा गया। ये हुआ क्या और क्यों है? ठीक आरिफ की हालत का मुआयना करते बुरहान ने तशवीश से पूछा। कहर टूटा है नाजुक कली पर, वो भी सही के थप्पड़ और लातों का। इसके कहके तंज पर आरिफ सुर्ख हो गया और बुरहान ने दाद को घूरते नूरुल ऐन से पूछा तो वो गहरा सांस भरकर इसे सारा कुछ बताने लगी जो अब तक वो समझी थी। शुरुआत में ही सजा दिया। सारी बात समझते बुरहान का छत पाड़ कहका था। आरिफ मुंह छोड़ना चाहता था पर जबड़े की तकलीफ से वो मुंह भी फेर नहीं पा रहा था। इसकी हालत से वो सब कहका लगा उठे सिवाय फेरी के। चुप करे, मेरे मामू की हालत देखे, हंस रहे हैं, ये तरबियत दे रहे हैं मुझे। दफातन वो गुस्से से कहती आरिफ के पास आई और इसके जख्म का मुआयना करने लगी। वाकई आज यकीन हो गया था ये अल्लाह के फूल हैं। इसके सीने में सिमटते आरिफ ने सिमी के बंद दरवाजे को देखा। जब सब सो जाएंगे तो चुपके से जाकर माफी मांग लीजिएगा, मामी बहुत अच्छी है, माफ कर देंगी मामू। इसके कान में सरगोशी से बोलती आरिफ के कानों से धुआं निकाल गई। ये तो मेरे बाप से भी होशियार निकली। इसने होंठों की तरह फेरी के चेहरे को देखा और आंख दबाकर खिलखिलाई। साथ आरिफ भी कहकर लगा उठा, अगर पकड़ा गया तो फिर तो हड्डी पसली भी एक नहीं बचेगी। इसके भाई को देखा है, अभी तो सिर्फ थप्पड़ों से मुंह से सुकून निकला, जब लाते घुसे पड़ेंगी तब। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह।